नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मुग़ल दरबार के विषय में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है राजधानियाँ और दरबार, मुग़लों के विषय में। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर कि परीक्षा में आपको जो पाठ में लिखा है उसका हर टॉपिक याद होना चाहिए, हर फैक्ट जो हर सेंटेंस में मेंशन रहता है यह दिमाग में रहे। इसके लिए हम इसको आपके समक्ष पेश करते हैं कि भाई लाइन बाय लाइन कोई बात छूटे नहीं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं। आज का ये चैप्टर राजधानियाँ और दरबार। राजधानी नगर। मुग़ल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर था, जहाँ दरबार लगता था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान मुग़लों की राजधानियाँ बड़ी तेज़ी से स्थानांतरित होने लगीं। हालांकि बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया, तथापि उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थान पर लगाए जाते रहे। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। इसे आसपास के क्षेत्रों की खदानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय का एक कारण यह हो सकता है कि सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुकी थी। मुग़ल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध बने। अकबर ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार, बुलंद दरवाज़ा के निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुग़ल विजय की याद दिलाना था। 1585 में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया और इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी। शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया तथा इमारत निर्माण के अपने शौक को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। जैसा कि आपने पहले के शासकों के संदर्भ में देखा, राजतंत्रीय संस्कृतियों में इमारत निर्माण कार्य राजवंशीय सत्ता, धन तथा प्रतिष्ठा का सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस प्रतीक था। मुसलमान शासकों के संदर्भ में इसे धर्मनिष्ठा के एक कार्य के रूप में भी देखा जाता था। 1648 में दरबार, सेना और राजसी खानपान आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। कब? 1648 में। कहाँ गई राजधानी? शाहजहानाबाद। दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में शाहजहानाबाद एक नई और शाही आबादी थी। यहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार की वृक्ष वीथी और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। शाहजहां का यह नया शहर विशाल एवं भव्य राजतंत्र की ज़्यादा औपचारिक कल्पना को व्यक्त करता था। मुग़ल दरबार। शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। इसका केंद्र बिंदु इस प्रकार राज सिंहासन अथवा तख्त था जिसने संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया। इसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई थी। सहस्राब्दियों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी शासक की कांति को सूर्य की कांति से पृथक करने वाली मानी जाती थी। इतिवृत्तों ने मुग़ल संभ्रांत वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों को बड़ी सुस्पष्टता से सामने रखा। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास और दूर बैठा है। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नज़र में उसकी महत्ता का प्रतीक था। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी
और न ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन, शिष्टाचार तथा बोलने के ध्यानपूर्वक निर्धारित किए गए नियमों द्वारा होता था। शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर ध्यान दिया जाता था और उस व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाता था। शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। शाहजहाँ के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम तथा जमी बोसी जमीन चूबना के तरीके अपनाए गए। मुगल दरबार में राजनयिक दूतों संबंधी नयाचारों में भी ऐसी ही सुस्पष्टता थी। मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के मान्य रूपों में से एक या तो बहुत झुककर अथवा जमीन को चूमकर अथवा फारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ बांधकर तरीके से अभिवादन करेगा। जेम्स वन के अंग्रेज दूत टॉमस रो ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर पुनः दरबार को अचंभित कर दिया। बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था और इसके बाद वह पूर्व की ओर मुंह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में आता था। इसके नीचे लोगों की भीड़, सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार करती थी। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। अर्थात कहीं न कहीं जन मान्यता, जन स्वीकार होना सत्ता के लिए बहुत ज़रूरी था, जो आज भी है उस समय भी था। भले ही उस समय राजतंत्र था और आज जनतंत्र है। झरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन दीवान आम में आता था। वहाँ राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते तथा निवेदन करते थे। 2 घंटे बाद बादशाह दीवान खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों, मीमार के द्वारा बनाए गए इमारतों के नक्शों को देखता था। सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, ईद, शबे बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था। सजे हुए डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियां और महल की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे बंधनवार आने वालों पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे। मुगल शासक वर्ग में 3 मुख्य त्यौहार मनाया करते थे। सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन और वसंतागमन पर फारसी नववर्ष। शाही परिवारों में विवाहों का आयोजन काफ़ी खर्चीला होता था। 1633 में दारा शिकोह और नादिरा राजकुमार परवेज की पुत्री के विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निसा खानूम द्वारा की गई। शादी के उपहारों के प्रदर्शन की व्यवस्था दीवान आम में की गई थी। बादशाह तथा हरम की स्त्रियां दोपहर में से देखने के लिए आईं तथा शाम के समय अभिजात यहां आए। दुल्हन की मां ने भी इसी तरह उसी विशाल कक्ष में उपहारों को सजाया था। शाहजहां इन्हें देखने के लिए वहां गया। हिनाबंदी, मेहंदी लगाना की रस्म दीवान खास में अदा की गई। दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान, इलायची और तथा मेवे बांटे गए। विवाह पर कुल 32 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से, 16 लाख रुपए जहां आरा मुमताज महल द्वारा आरंभ में अलग से रखे गए रुपयों को मिलाते हुए और शेष दुल्हन की मां द्वारा दिए गए थे। बादशाहनामा से लिए गए इन चित्रों में इस अवसर से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियों को दिखाया गया है।
जो ऊपर चित्र आपने देखे। शासक और इतिवृत्त। मुगल दरबार। नौरोज, जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था तथा बाद में ये वस्तुएं दान में बांटी जाती थी। तो ये रहे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पदवियाँ, उपहार और भेंट। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।